हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपके लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी के जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जिनमें से ही आपको बहुत सारे कॉमन देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, ताकि मैं आपके जितने भी नेसेसरी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर सकूँ। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है कि वाई इज़ ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी, यानी ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी क्यों है। सो ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन, यानी जहाँ से वो बनता है और जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, इन इलाकों में आने और ले जाने के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए आप। सो क्या बोल रहा है, तो कुछ कारण है इसके पीछे, जैसे फॉर कैरिंग आउट ट्रेड एट ऑल लेवल, तो ट्रांसपोर्टेशन पहला क्यों ज़रूरी है, ट्रेड को हर एक लेवल में, यानी अगर आप वाटरवे से ट्रेड कर रहे हैं, शिप्स के ज़रिए या रोडवेज से या रेलवे से, हर एक जगह पे आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। दूसरा, टू सप्लाई गुड्स रिसोर्सेज एक्सेट्रा फ्रॉम सरप्लस रीजन टू डिफरेंट रीजन, यानी जिस इलाके में वो चीज़ें बन रही है वहाँ से उसको जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एंड थर्ड, फॉर सप्लाइंग रिलीफ मेजर्स टू द रीजन्स वेयर सम नेचुरल कैलामिटीज़ स्ट्राइक, जैसे कि किसी जगह पे बाढ़ हो रही है, तो अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मान लीजिए कि बोट ना हो, तो उन इलाकों में ना खाना ना ही कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन इज़ नेसेसरी। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स जो है, फॉर ट्रांसपोर्टेटिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग रीजन्स टू द फार्म टू द इंडस्ट्रीज, और लास्ट है एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस आर द फ्रीक्वेंटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, यानी किसी भी देश के आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, यानी संपत्ति के रूप में अगर देखा जाए डेवलपमेंट के लिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। यानी किसी भी देश को अगर आप मॉडर्न करना चाहते हैं या उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। समझ गए आप। तो देखिए, हमारा दूसरा सवाल क्या है कि टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज, यानी आज हमारा जो पूरा विश्व है वो क्या बन चुका है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। लेकिन कैसे, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सो टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए लार्ज विलेज। क्यों? पहला कारण है एफिशिएंट एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आज हमारे विश्व में क्या है, बहुत ही जल्द से जल्द हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक शिप्स हो गए, प्लेन्स हो गए, किसी भी चीज़ के ज़रिए। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, वर्ल्ड से अच्छे से जुड़ सकते हैं। और दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, यानी आज हमें भारत में क्या चाहिए, जस्ट कंप्यूटर में टाइप करते हैं, हम ऑर्डर दे देते हैं दूसरे देशों को कि वी नीड दिस बाइक्स और कार्स और जो भी इंडस्ट्रीज़ में लगने वाली चीज़ें हैं, इन सब को हम घर बैठे ऑर्डर देकर ही उनको मंगा सकते हैं। सो इन दोनों कारणों की वजह से आज दुनिया क्या बन चुके हैं, ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। सो दीज टू फंक्शंस वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन दोनों के कारण क्या हो चुका है, टाइम और डिस्टेंस दोनों ही कम लगने लगे। इस वजह से हर एक देश एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ चुका है। और आज क्या देख सकते हैं कि जो ट्रेड हो रहा है वो अलग अलग लेवल में हो रहा है, यानी डोमेस्टिक ट्रेड, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में, या नेशनल ट्रेड, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उनमें बिल्कुल भी कम से कम समय लग रहा है, यानी पलक झपकते आप कह सकते हैं घंटे 2 घंटे के अंदर में ही आप चीज़ों को एक देश से दूसरी जगह अर्जेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज। देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन। सो कैसे आज जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो हमारे देश के लिए लाइफ लाइन बन चुका है, यानी जीवन रेखा बन चुका है। इसी को मैं आपको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत क्या एक छोटा देश है, ठीक है ना। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसमें साइज़ छोटा, ये अंडर डेवलप है। छोटे का मतलब है अभी क्या है, हमारे यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रगति या विकास नहीं हुआ है, हम अभी भी डेवलप होने की कगार पे है। ठीक है, इसलिए हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अच्छे से कनेक्टेड होना पड़ेगा, जिससे कि हमें ट्रेड भी अच्छे से मिले और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले।
सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जितना हमारे देश में अच्छा होते जाएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि हम अच्छे से अच्छे या जल्द से जल्द डेवलप कर सकें। तो कैसे कर सकते हैं? पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आर्थिक विकास कब होगा? जब हमारा देश अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ रहेगा तब। नेक्स्ट, दे आर इंडेंसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी क्या है, मान लीजिए कि अगर मैं एक माउंटेन रीजन में रह रहा हूँ और इस माउंटेन रीजन में एक्सेस ही नहीं कर सकते, यानी आप इजीली इन माउंटेन रीजन्स में जा ही नहीं सकते हैं, तो फिर इन जगह के लोग विकास कैसे करेंगे? जिस प्रकार जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, अगर वो बाहरी देश दुनिया के साथ में संपर्क में नहीं करने आएंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इस चीज़ की वजह से भी क्या ज़रूरी है, हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। सो दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो समाज में भी और आर्थिक विकास में भी उन्होंने सहायता की है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इन ट्राइबल्स के बारे में। तभी यही ट्राइबल लोग क्या कर रहे हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, हाई क्लास एंड लो क्लास पीपल्स के बीच के जो डिफरेंसेस है वो धीमे धीमे खत्म होने लगे। नेक्स्ट, दे हैव इनरिच ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक, हर एक प्रकार की चीज़ों को उन्होंने बढ़ाने में मदद किया है। एंड दे प्रमोट ट्रेड, टूरिज्म एंड बिजनेस, जिस वजह से देश की उन्नति हो रही है। एंड लास्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैड मेड possible international trade, which is essential for every economy as no country is self-sufficient in all resources। जिस प्रकार आपको पता है कि हर एक देश के पास उचित परिमाण में रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए नेसेसरी ये है कि हर एक देश को एक दूसरे से इंटरलिंक या इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या करेंगे, एक साथ डेवलप कर पाएंगे। इस चीज़ को आप अपने इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दे लिंक एरियाज ऑफ प्रोडक्शन विद द कंजम्पशन, जैसे कि एग्रीकल्चर फार्म्स को मार्केट और इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करते हैं कौन, हमारा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। लाइक इफ़ आई एम ए फार्मर, ठीक है, मेरे को मैं टोमेटो उगाता हूँ और मुझे क्या करना है, टोमेटो केचप इंडस्ट्रीज़ में अपने टोमेटो को सेल करना है। अब अगर मेरे पास रोड ही नहीं है तो मैं टाइम पे टोमेटो नहीं भेज पाऊँगा, और जिसके कारण वो टोमेटो स्पॉइल हो जाएंगे। अगर मैं उसको टाइम पे उस इंडस्ट्री में सेंड कर भी दे रहा हूँ, लेकिन अगर वो उस इंडस्ट्री के पास टाइम नहीं है कि उसको मार्केट में भेजने के लिए, तो लोगों के पास उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसे आएगी? तो इसीलिए हर एक चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। समझ में आ गया आपको? इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, देन प्लीज़ आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि वाई इज़ रोड ट्रांसपोर्ट मोर यूज़फुल देन रेल ट्रांसपोर्ट, कि रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट से किस प्रकार अच्छा है। और ये सवाल 2016 और 13 में भी आया था, और करके भी आया था कि रोडवे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, कैसे करके आज भी या किस प्रकार आज भी रोडवेज काफ़ी हद तक रेलवेज से बढ़िया है। तो सच में ऐसा है, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज़ ईजियर एंड चीपर एज़ कम्पेयर टू रेलवे। सबको पता ही है कि रोड बनाना बहुत ही सस्ता है अगर कंपेयर किया जाए रेलवे लाइन से। दूसरा, रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी घर से घर जाकर, यानी घर घर जाकर आपको रोड सर्विस दे पाएगा एज़ कम्पेयर टू रेलवेज आपके घर घर आके सामान आपको डिलीवर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड सच कैन ट्रांसवर्स थ्रू माउंटेन टेरेन, यानी पहाड़ी इलाकों में भी आप सड़क के ज़रिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मगर उन पहाड़ों में रेलवेज़ का जा पाना आसान बात नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो रोड ट्रैवल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, यानी एक प्रकार से देखें तो आर्थिक रूप में रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। अगर कुछ आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह अगर स्मॉल अमाउंट में गुड लेकर जाना हो, अगर सोचिए
कि आपको अगर 30 to 40 किलोमीटर जाना है ओनली 4 पीपल्स, और आपको थोड़ा सा सामान लेना है, तो आप तो ऑब्वियसली रेलवे के लिए नहीं जाएंगे ना, आप रेलवे को चॉइस नहीं करेंगे। क्यों? उसके लिए आपको 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ेगा, ट्रेन कब आएगी, फिर जाएगी, फिर आपको स्टेशन से दूसरे गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, आपको पैसे भले ही कम लग रहे हैं मगर सर्विसेज आपको क्लियर नहीं मिल रही, यानी आपको हमेशा परफेक्शन इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी रोड ट्रांसपोर्ट दूसरे ट्रांसपोर्ट्स को भी मदद कर रहा है। कैसे? अगर रोड ही नहीं है तो आप रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है ना, अगर रोड ही नहीं है तो आप एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे, और ना ही सी पोर्ट पहुंचेंगे। ये तो नहीं है ना खेत के बीच से आप दौड़ते हुए रेल लाइन के वहाँ जाके ट्रेन को हाथ दिखाएंगे कि प्लीज़ सर ट्रेन रोक दीजिए, मुझे चढ़ना है। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी फीड करता है। एंड लास्ट पॉइंट, दे लिंक एग्रीकल्चर फार्म्स विथ मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज, जस्ट लिंकिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो शहर से गाँव को भी लिंक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर अर्बन एरिया रूरल एरिया के साथ में ज्वाइन करेगा तभी तो गांव का विकास होगा, क्योंकि गांव से लोग यहाँ पर काम की तलाश में आएंगे। उसके बाद यहाँ से जो लेबर है, फार्म लेबर, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। इससे अर्बन इलाके में क्या होगा, प्रोडक्ट्स भी अच्छे से मिलेंगे प्लस रूरल लोगों को काम भी मिलेगा। सो दिस आर द यूजफुलनेस और द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू द रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है व्हाट आर बॉर्डर रोड्स एंड व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारे देश के सबसे महान लोगों में से एक है। जिस प्रकार हमारे सिपाही हैं उसी प्रकार ये भी, ये उनसे कुछ कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ये एक डिपार्टमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रन करती है, जिसको 1960s में बनाया गया था ताकि बॉर्डर इलाकों में ये लोग रोड कंस्ट्रक्शन कर सके। आज अब जितने भी बॉर्डर इलाके जैसे कि लद्दाख या नेपाल या भूटान जैसे इलाकों में जितने भी माउंटेन रीजन्स में जो रोड्स बनती हैं उन सब के टेंडर्स इन्हीं को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से रोड बनाते हैं ताकि ईजिली आर्मी हो या वहाँ के लोकल पीपल हो उनको हर एक प्रकार की फैसिलिटी मिल सके जो कि पूरे कंट्री में हो रही है। जैसे दीज रोड्स आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, यानी जो हमारे देश के बॉर्डर इलाके हैं, ठीक है, ये जो हमारा देश का जो बॉर्डर इलाका है ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इन इलाकों में हो गया, ये इस साइड के इलाके या पंजाब या इस प्रकार के इलाके जो हैं इन सारे इलाकों में BRO काम करती है। ठीक है, ताकि इजीली इन इलाकों में हम लोग सप्लाई पहुंचा सकें। दूसरा, दे हैव इंक्रीज द एसेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन, यानी ऐसे इलाके जिन जगहों में जहाँ पाना आसान नहीं है उन इलाकों में भी बॉर्डर रोड्स ने ब्रिजेस और रोड बना के उन इलाकों को जोड़ दिया है। एंड दे आर द सप्लाई लाइन्स ऑफ आवर जवान्स, यानी हमारे सोल्जर्स के लिए वो क्या है, सप्लाई लाइन है। यानी इन्हीं के बदौलत हम उनके पास टाइम पे चिट्ठियाँ भेज पाते हैं, खाना भेज पाते हैं, रिइंफोर्समेंट भेज पाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो कि वहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। इसीलिए हैट्स ऑफ टू BRO। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्लासीफाई रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप और मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये आप जानते हैं कि रोड कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं? चलिए जल्दी से कमेंट डाउन कीजिए। तो रोड कितने प्रकार के? 2। पहली रोड है मेटल, दूसरी है अनमेटल रोड, जिसे हम कच्चा सड़क या पक्की सड़क भी कह सकते हैं। मेटल रोड क्या है? जिसको बनाने के लिए हम सीमेंट, कंक्रीट या बिटुमेन का यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑल वेदर रोड है, यानी किसी भी सीजन्स में इसको यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ना बारिश ना सर्दी, एवरी सीजन्स दे आर ओके। बट अनमेटल रोड्स क्या होती है? मडी और डस्टी होती है, यानी रेनी सीजन में इनमें एक्सेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये है हमारी 2 प्रकार के रोड्स। चलिए, ये सवाल बहुत ही आसान था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ये देखिए 2013 में आया था कि भारत में रोड ट्रांसपोर्टेशन को क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अभी हमने क्या पढ़ा
कि रोड कैसे रेलवे से अच्छा है, लेकिन इसके भी डिमेरिट्स है। यानी कहावत है ना कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती, उनमें कुछ बुराइयां या खामियां भी होती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। पहला, द रोड नेटवर्क इज़ इनएडुकेट इन प्रपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर। यानी जितनी मात्रा में लोग हैं और गाड़ियां हैं उतनी मात्रा में सड़कें नहीं हैं, और ना ही उनके साइजेस इतने बड़े हैं। यानी अगर आप गांव में एक ट्रक लेकर चले जाओ और सामने से कार आ रही हो तो बैड लक फॉर दैट कार कि वो उस जगह से क्रॉस नहीं कर सकती, उसको जब तक दूसरा इलाका नहीं मिल जाता या बड़ा स्पेस नहीं मिल जाता, दैट्स वाई उनको फिर खेत में उतारना पड़ जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड विच मेक्स द यूजलेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आधे से ज़्यादा रोड भारत में क्या है, कच्ची है, जिस कारण से बरसात के महीने पे उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल हाईवेज आर इनएडुकेट एंड लैक ऑफ रोड साइड एमेनिटीज़। यानी नेशनल हाईवे यानी NH, ठीक है, NH जो है नेशनल हाईवेज़, ये क्या है, इनएडुकेट है और इनमें रोड साइड एनिमिटीज़ बहुत ही कम है। यानी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि जो नेशनल हाईवे वो अच्छे तो होते हैं, सड़कें अच्छी होती है, लेकिन उनके साथ बैरिकेड नहीं होते हैं, ठीक है, उनके साइड में क्या नहीं होते हैं, बैरिकेड्स नहीं होते, जिस कारण से अगर वहाँ से कोई भी वाहन गुजर रहा है तो वहाँ पर वो लग जाता है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और ना ही वहाँ पर कोई अच्छे खासे होटल्स हैं या कुछ भी ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स है जो कि उनको सेव करने का काम करेंगे। लास्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द रोड आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज। शहरों में ये रास्ते तो और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिस कारण से देखिएगा कि मतलब लोग रफ ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग करते। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग रैश ड्राइविंग करते, प्रॉब्लम ये है कि भैया वो निकलेंगे कहाँ से। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ रैश ड्राइविंग को, मगर प्रॉब्लम है जनसंख्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। बहुत सारे ब्रिजेस क्या है, कल्वर्ट यानी स्मॉल ड्रेन के ऊपर जो क्रॉसिंग रहते हैं क्या थे, बहुत ही नैरो और पुराने हैं। यानी उनसे गुजरना बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात हो जाती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि रोडवेज को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं भारत में। क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल, वाई इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया। चलिए ये भी उससे मिलता जुलता सवाल है कि भारत में जो रोड्स हैं वो हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान बात है, क्योंकि आपको पता है हमारा भारत विविधताओं से भरा है, डाइवर्सिटी से भरा है। कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं वैलीज़ है, कहीं कोस्टल प्लेन्स, सिर्फ यानी कोस्टल प्लेन्स है, यानी अलग अलग जगह है। तो हर जगह पे एक हिसाब से रोड्स बना पाना इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एज वेल एज पैसेंजर्स ऑल्सो इफेक्ट द रोड नेटवर्किंग इन इंडिया। कि जितनी रोड नहीं उतनी उससे ज़्यादा तो लोग अपनी गाड़ियों को लेकर सड़कों में निकल जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, शहरों में अक्सर देखने को मिलता है कि लंबे ट्रैफिक जैम लगभग 2, ढाई, 3, 4 घंटे तक के लिए लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ता है। क्यों? बिकॉज फॉर द ट्रैफिक जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द रोड लेंथ। सो मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स हैव बिकम नैरो, और वो कभी भी टूट सकते हैं। कुछ रास्ते क्या है, मेटल्ड है, दैट इज़ वेल बिल्ट विथ रॉक, ब्रिक एंड सीमेंट। ठीक है, वो सब सड़कें अच्छी हैं, मगर अनमेटल रोड तो बेकार है। इसलिए क्या होता है, रेनी सीजन में उनमें एक्सेस नहीं कर सकते। यानी हमने ऊपर के जितने क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, वापस से उन्हीं को यहाँ पर मर्ज करके दिया गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का फिजियोग्राफिक डिविजन्स सही नहीं है, वो हर जगह डिफरेंट है। इस कारण से इंडिया में रोड्स बना पाना ईजी नहीं है। ठीक है, इसका मेन आंसर यही है, और बाकी अबव जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेट करके आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, रेलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। कैसे कह सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। ये 2015 में आया हुआ था, एंड माइट पॉसिबल कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी 2023 के बोर्ड्स में आ सकता है, हूएवर नोज।
तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स, यानी सामान और लोगों को दोनों को ले जाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि भारत और पाकिस्तान को ज्वाइन भी करता है, यानी लोगों को दूर दराज इलाकों में ले जाता है। नेक्स्ट, चाहे जितने भी भारी से भारी सामान हो और जितनी भी दूरियों तक ले जाना है, रेलवेज बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही लो कॉस्ट, LC मीन्स लो कॉस्ट में वो आपको ये सप्लाई कर रहा है। यानी अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भी जाना है अपनी बाइक को लेकर, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट हैव टू गिव 5,000 to something 10,000 rupees for shifting your bike in the train. But if अगर आप उसकी जगह पे एक बस या फिर कह सकते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप एक ट्रक ये करते हैं तो लगभग आपको 60 से 70 हज़ार रुपये देने पड़ सकते हैं आपकी एक बाइक को ट्रांसफ़र करने के लिए। इससे अच्छा आप उसे वहीं बेच के कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रेलवेज मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीपल एक्टिविटी लाइक बिजनेस, टूरिज्म, पिलग्रिमेज अलोंग विद गुड ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। तो रेलवेज क्या कर रहा है, अलग अलग कामों के लिए ट्रेन्स को अवेलेबल करा है। जैसे बिजनेस ट्रिप करना है, ठीक है, कहीं भी भेज सकते हैं, बिजनेस में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं ट्रेन में। टूरिज्म जाना है, ट्रेन के ज़रिए कहीं भी चले जाइए, जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी हिमालयन रेलवे, कहीं भी चले जाइए। चाहे तीर्थ यात्रा के लिए देहरादून चले जाइए, वाराणसी चले जाइए, जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए, एनी प्लेस इफ़ यू वांट टू गो जस्ट गो ऑन द रेलवेज। लो कॉस्ट, इजी ट्रैवल एंड मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि रेलवेज हैव ए ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स टू द नेशन। कि रेलवेज क्या है, लगभग 150 साल पुराना है हमारे भारत का, तो इससे लोगों का कनेक्शन ही अलग है, यानी अलग सा भरोसा है, और ये हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा कारीगर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव बीन हेल्पफुल इन बाइंडिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, प्लस कल्चरल लोगों को, यानी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का लोग हो, लेकिन हर एक व्यक्ति इसमें जॉब कर रहा है, प्लस उनके बीच में एक संबंध है। ठीक है, देश को जोड़ने वाला काम। और दूसरा, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा है, जैसे कि हॉकर्स या स्टेशन में जो लोग कुछ भी चीज़ सेल करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, समझ गए आप। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल है, राइट 4 मेरिट्स ऑफ वाटरवेज इन इंडिया। ये 2014 में आ चुका है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 2 मेरिट क्या है वाटरवेज के इंडिया में। तो पहला मेरिट क्या है, वाटरवेज यानी जो आपका पानी के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये बहुत ही सस्ता है। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, प्लस आपको बहुत ही कम से कम ईंधन के साथ आप दूर दराज तक भी जा सकते हैं। एंड दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स, यानी कितनी भी भारी से भारी सामान देखा होगा आपने कार्गो शिप्स को, ठीक है, लगभग टाइटैनिक जितने बड़े होते हैं और उनमें 1000 किलो से भी ज़्यादा का लोड रहता है, मगर फिर भी बहुत ही सहजता के साथ वो लोग भारत से अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में ट्रेड कर लेते हैं। एंड लास्ट, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज़ कैरिड फ्रॉम द पोर्ट, जो कि हमारे भारत का 95% ट्रेड जो है वो किससे होता है, थ्रू द वाटरवेज ओनली। यानी आप समझ जाइए कि हमारा वाटरवेज कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपके मैप पॉइंटिंग में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, तो वो मैं आपको मैप पॉइंटिंग वाले सेक्शन में आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, राइट 4 मेरिट्स ऑफ एयर ट्रैवल। आई ऑल्सो मेंशन एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 2012 और 11 दोनों में आ चुका है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कि एयर ट्रैवल का एक मेरिट और एक डीमेरिट क्या है। ठीक है, देखिए एयर ट्रैवल का मेरिट क्या है, पहला, एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि सच है। हवाई जहाज़ के ज़रिए आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय कर सकते हैं और बहुत ही आरामदायक वे में, यानी आपको खाना और आराम दोनों मिलेगा और बहुत ही कम समय में आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएगा। दूसरा, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जैसे आपको पता है, सो यहाँ पर वाइड वेरिएशन इन रिलीफ भी है, यानी यहाँ पर इलाके बहुत ही
अलग अलग है। और हर जगह जैसे कि हिमालय या वेस्टर्न घाट या डेजर्ट इलाके, इन जगहों में आपको किसी भी तरह से पार कर पाना इजी नहीं होता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए फ्लाइट आप इन इलाकों से उड़ान भर के किसी भी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न क्या है, पूरा माउंटेन है, तो इन इलाकों में रोडवेज से जाना बहुत ही मुश्किल है, मगर थ्रू द हेल्प ऑफ द फ्लाइट आप इनके ऊपर से उड़ के यहाँ से जा सकते हैं और इन इलाकों में ईजिली चीज़ों को पहुँचा सकते हैं, जैसे कि रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है। उसका डेंस फॉरेस्ट, फ्रीक्वेंट फ्लड के कारण इन इलाकों में जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन थ्रू द एयरवेज हम वहाँ पर इजीली जा सकते हैं। सो एट अ टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एंड हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड्स कैन ईजिली बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड बाय एयरवेज, यानी जो बहुत ही महंगे चीज़ें हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था, लेपर्ड मंगवाया था फॉरेन से, है ना, जिसे हमारे भारत में छोड़ा गया है अंडर द लेपर्ड कंजर्वेशन एक्ट के तहत। तो उसमें भी इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ भारत में मंगवा लिया, तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं, तो इसका पहला डीमेरिट ये है कि एयर ट्रैवल इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, यानी आपको पता है प्लेन से ट्रैवल करना कितना ज़्यादा महंगा हो सकता है, लगभग 7, 8, 10, 20 हज़ार रुपये टिकट के लगते हैं, और हर एक पर्सन के लिए इसमें ट्रैवल करना ईजी नहीं है, ये बहुत ही लग्जेरियस चीज़ है। एंड सेकेंड, इट इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर कंडीशन, जब तूफ़ान यानी स्टॉर्म्स आते हैं उस वक्त में आपकी फ़्लाइट क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, उसमें आप उड़ान नहीं बढ़ सकते, इसीलिए ये कभी तो अच्छी है लेकिन कभी बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। समझ गए आप। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ये इसी से रिलेटेड है। वाई आर द पवन हंस सर्विसेज, ठीक है, पवन हंस सर्विसेज क्या है और इसके दो पर्पस क्या है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका शॉर्ट यानी 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक्सेस करना इजी नहीं, यानी पहाड़ी इलाके जो कि नॉर्थ ईस्टर्न या इंटरनल पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन इलाकों में इन्हीं हेलीकॉप्टर सर्विसेज के द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज़ या फूड्स को सप्लाई किया जाता है। और लास्ट, दे आर ऑल्सो pressed into services at the time of emergencies in providing relief measures at the time of natural calamities, यानी लैंडस्लाइड के दौरान या फ्लड के दौरान भी इन प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपके 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चंस पे आएंगे। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन ईजी नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड लेटर यू कैन लर्न इट। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो हमें लगता है कि पाइपलाइन का वैसे तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन पाइपलाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कैसे? पाइपलाइंस कैन कंट्रोल और पाइपलाइंस कैन ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड टू एनी डिस्टेंस, यानी कितनी भी दूरी हो जाए पाइपलाइन ईजिली लिक्विड, गैसेस और सॉलिड को कैरी कर लेती है। जैसे पाइपलाइन का बेसिक इस्तेमाल होता है कच्चे तेल को, यानी क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए या नेचुरल गैस को, जो भी माइनिंग जोन है या जहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं उन इलाकों से आपके नियर बाई इलाके तक पहुँचाना, जिसे हम कहते हैं रिफाइनरीज। सो इनिशियल कॉस्ट क्या है, पाइपलाइन को बिछाने का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार अगर ये हो जाए तो उसके बाद इसके कॉस्ट मिनिमल यानी लगभग हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। और चौथा, इट रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेस, यानी लाने और ले जाने में कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है और ना ही कोई डिले होगा। जिस जगह से प्रोड्यूस होता है जस्ट वहाँ से टैप ओपन किया या प्रेशर रिलीज़ किया और सीधा रिफाइनरी पे प्रोड्यूस हो गया। ये है आपके एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, तो अगले हमारा लास्ट के साथ हमारा जो है लास्ट पॉइंट वो है
दे कैन बी लेड इन एनी टेरेन एंड इवन दो द वाटर बॉडीज, यानी पानी के अंदर हो या किसी भी पहाड़ी इलाके में आप इसको कहीं भी लेट डाउन कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का सेशन ख़त्म होता है। सो thank you for watching my video, and if you like my video then please subscribe and share and please मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बना सकूं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।